शॉपिंग करना, घूमना फिरना, खाना पीना, हमारे लाइफस्टाइल खर्च भी कम नहीं है। ऐसे में अगर आपकी पॉकेट मनी में इतने सारे खर्च को एडजस्ट करना तो मुश्किल होता ही है अक्सर। तो आज योर मनी में हम आपको पॉकेट मनी मैनेजमेंट के टिप्स देंगे। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों के साथ। यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाने पर रेलवे का जोर। खास मुलाकात में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा, वित्तीय दबाव के बावजूद रेलवे में सुधार का काम जारी। विंटर सेशन में टकराव का भेद चढ़ा जीएसटी, लेकिन आखिरी 3 दिन में 6 बिल पास कराने पर राजी हुआ विपक्ष। इकॉनमी से संकेत अच्छे नहीं, सरकार ने इस साल ग्रोथ का लक्ष्य 1% घटाकर 7.5% किया। अगला साल भी रहेगा चुनौती भरा। 4 दिनों की एक तरफा तेजी के बाद भारतीय बाजारों में मुनाफा वसूली। आईटी, मेटल, बैंक शेयरों में दबाव, मगर मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में बढ़त गायब। दिल्ली में डीजल गाड़ी बैन के बाद महिंद्रा का बड़ा ऐलान। बुकिंग कैंसिलेशन पर कंपनी वापस देगी ग्राहकों के पैसे। छोटे डीजल इंजन का भी ऐलान। तो आपको बताते हैं क्या है खास आज योर मनी में। पॉकेट मनी कम लेकिन खर्च ज्यादा, कैसे करें पॉकेट मनी का सही इस्तेमाल, हम बताएंगे। कम उम्र से निवेश शुरू करने के क्या है फायदे, और चुनेंगे सही फंड तभी होगी बम्पर कमाई। और आज हमारे साथ शो में आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जुड़ रहे हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा। आपका स्वागत है हर शो पर। आज योर मनी में शुरुआत करते हैं मुंबई के हमारे दर्शक स्मित पटेल के सवाल के साथ, जो कि आज रिलीज हुई फिल्म में दिलवाले और बाजीराव मस्तानी नहीं देख पा रहे हैं। आइए सुनते हैं स्मित का सवाल और जानते हैं कि वो क्यों ये 2 फिल्में नहीं देख पा रहे हैं। हाय, मेरा नाम स्मित पटेल है। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और मैं एमआईएमएस में पढ़ता हूँ। बेसिकली मैं एक बहुत बड़ा मूवी बफ हूँ और मैं किरण का फैन हूँ। और जैसे दिलवाले आने वाली है लेकिन मैं देख नहीं पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। बाजीराव मस्तानी, रणवीर की एनर्जी इतनी फाड़ू है लेकिन मैं देख नहीं पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। सावोज आने वाली है बॉस, और मैं वो भी नहीं देख पाने वाला। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। कविता, योर मनी, प्लीज हेल्प मी गाइस। बिल्कुल, यहाँ पर स्मिथ की मदद हम करेंगे। हर्ष, जैसा कि आपने भी सवाल पूछा, स्मिथ अपनी पॉकेट मनी बचा नहीं पाए और देखिए ये 2 फिल्में और आने वाली स्टार वॉर्स भी शायद वो नहीं देख पाएंगे बिकॉज पॉकेट मनी तो खत्म हो चुकी है। ऐसे में हमें सिखाना होगा न सिर्फ स्मिथ को लेकिन बाकी दर्शकों को भी कि अपने पॉकेट मनी मैनेजमेंट को आपको कैसे संभालना चाहिए, कैसे पैसे बचा बचा कर आप अपनी जो बड़ी फिल्में देखने का शौक है उसे पूरा कर सकते हैं। वेल कविता, एक ये बहुत ही टिपिकल सिचुएशन है जब हम सब भी गुजर चुके हैं। हम गुजर चुके हैं इस फेज से। जब हम कॉलेज में थे, पढ़ते थे, तो पॉकेट मनी डेफिनेटली बचती नहीं थी। वेल धीरे धीरे हम सीख चुके हैं लाइफ में, तो एक शायद एग्जाम्पल के साथ हम इन्हें भी समझा सकते हैं। वेल स्मिथ, अगर हम बात करें एक कॉन्सेप्ट कॉल्ड बजटिंग, ये बजटिंग जो एक कॉन्सेप्ट है वो हर इंसान के हर लाइफ स्टेज में काम आता है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के तौर पे भी आप बजटिंग कर सकते हैं। एक मैरिड कपल होते हैं जिनके बच्चे होते हैं, वो भी बजटिंग करना जरूरी होता है। एक रिटायर्ड इंडिविजुअल होते हैं, उन्हें भी बजटिंग करना होता है। बजटिंग है क्या, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बजटिंग? जब आपके महीने में आपको पॉकेट मनी हाथ में आती है तब आप एक खर्चों की लिस्ट बना लें। आपको मालूम है कि आपको अगर डाइनिंग आउट है, बाहर घूमने फ्रेंड्स के साथ जाना है तो इतना खर्चा लगभग लगता है आपका। मूवीज आपको देखनी है तो कितना खर्चा लगता है, या कोई और आपके एक्सपेंसिव ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आप तो उनका खर्चा आता है। तो आप महीने की शुरुआत में ही आप एक बजटिंग कर लें कि अंदाजा आपका ये खर्चा लगने वाला है। ये करने के बाद आपके पास एक तरीका है, क्योंकि ये पॉकेट मनी इनके कैश के मोड में होती है जो हाथ में है या बैंक में होती है। अगर कैश है तो आप एक एनवलप बजटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत सिंपल है और ये हर स्टूडेंट अपने पैसे के साथ कर सकता है। ये एनवलप बजटिंग होता क्या है? मान लीजिए अभी जो आपने मूवीज की बात की कि आप मूवीज देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके पैसे खत्म हो चुके हैं। वेल अगर आपको अंदाजा है कि आपको हर महीने का 1000 रुपया लगता है मूवीज देखने के लिए, आप 1000 रुपया अपनी पॉकेट मनी में से निकाल के एक एनवलप में रख दीजिए और एनवलप के ऊपर लिख दीजिए मूवी एक्सपेंसेस। यानी वो उस महीने मूवीज देखने का बजट होगा। एब्सोल्युटली। एंड वो पैसे आप फिर जब आप बजट करके मूवी एक्सपेंसेस करके आपने एक एनवलप में रख दिए हैं, आप ये पैसे कोई और चीज के लिए खर्च नहीं करते हैं। ओके। जब आप बजटिंग कर लेते हैं, आपको मालूम है आपका डाइनिंग आउट का खर्चा कितना है, आपका या शॉपिंग का खर्चा कितना है, तो आपने अलग अलग एनवलप्स में आपने पैसे रख दिए हैं। अब आपके क्या होता है, ये करने से
आपके जो आपका इम्पल्सिव बाइंग होता है, कभी आप शॉपिंग चले गए, आपको कुछ चीज अच्छी लगी तो आप वो सब कट डाउन हो जाता है, अनवांटेड खर्चे नहीं करते आप। अगर मान लीजिए आपने मूवी एक्सपेंसेस की एक बजट बनाया है और आपको कुछ चीज शॉपिंग करनी है और शॉपिंग का एनवलप खत्म हो चुका है, तो आप मूवी के एक्सपेंसेस में से जब निकालने जाएंगे आपका मन खुद आपको एक बार रोकेगा कि ये तो मूवी के लिए किया गया। हाँ। सो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है एनवलप बजटिंग। लेकिन ऐसे में अगर हमें धीरे धीरे सेविंग करनी हो, फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ 3 महीने बाद शॉपिंग करनी हो, या फॉर एग्जांपल 3 महीने बाद कोई बहुत बड़ी फिल्म आने वाली जिसके लिए मुझे पैसे जोड़ने हैं, तो क्या मैं उसी एनवलप में पैसे जोड़ती रहूं? एब्सोल्युटली। जब हम एनवलप की बात कर रहे हैं, या तो आप एनवलप के ऊपर ही लिख सकते हैं कि दिस एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ओके, या आपको लिखना है कि ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ अ शॉपिंग, जो आपको शॉपिंग करनी थी 3 महीने बाद, उसके फर्स्ट मंथ का इंस्टॉलमेंट ये है। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप वो पैसे एक साइकोलॉजिकली और फिजिकली आप उसे एक अलग एनवलप में रख दिए हैं, तो ये खर्चे दूसरी जगह नहीं होंगे। बिल्कुल। तो ये बजटिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो आप अगर स्टूडेंट के तौर पे शुरू करते हैं तो यही फिर आपकी एक फाइनेंशियल हैबिट भी बन जाती है, और ये आगे जाते हुए जब आप कमाने लगते हैं, जब फैमिली बढ़ती है, रिटायर होते हैं, तो आप उस समय ये पूरा बजटिंग का कॉन्सेप्ट आप हर फेज अपनी लाइफ के हर फेज में यूज कर सकते हैं। जहां तक स्मिथ आपका अभी करंट मूवी का सवाल है कि जो आपकी 3 बड़ी मूवीज आ रही हैं जो आपको देखना है और आप बहुत बड़े फैन हैं, तो आपके लिए एक सोल्यूशन यही जो मेरी दिमाग में आ रहा है वो ये है कि आप अब इस महीने आप कोई अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको मूवी के लिए ट्रीट पे ले जाएं और अगले महीने आप उन्हें ले जाएं। सो आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग। बिल्कुल, हमारे दिए गए टिप्स का आप फायदा उठा सकते हैं। लेकिन हर्ष, यहाँ पे स्मिथ का एक और सवाल है, आइए वो दूसरा सवाल सुनते हैं। जी कविता, जाने से पहले एक और बात पे आपको तंग करना चाहूंगा कि होपफुली आगे जाके मेरी इंटर्नशिप कहीं तो लग जाएगी, और जैसे कि सब जानते हैं इंटर्नशिप में 7-8 हज़ार मिलते हैं 1 महीने के, और अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो आगे चल के मेरी जॉब भी उसी कंपनी में लग सकती है 2 सालों बाद। तो मैं चाहूंगा कि जब मैं फर्स्ट डे पे जाऊँ थोड़ा इंप्रेशन तो जमाना पड़ेगा बॉस, इसलिए अगर मेरे इस मनी से कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम अगर आप प्रपोज कर सकते हो, योर मनी एंड कविता, टू हेल्प मी टू गेट अ बाइक ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई जॉब, इट विल बी रियली ग्रेटफुल टू मी। तो हर, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अर्ली इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आपको कर लेनी चाहिए, और भले ही एक आदत होनी चाहिए, जैसे कि मूवी के लिए अगर आप पैसे बचा रहे हैं, वैसे मेरे ख्याल से अगर ये अपने बाइक के लिए भी पैसे बचाना शुरू कर दे, और जब इनको इंटर्नशिप मिले तो कैसे 7 या 8 हज़ार रुपए जितना भी इंटर्नशिप के जरिए कमाएंगे उसे कैसे निवेश करें ताकि इन्हें लोन लेने की जरूरत ना पड़े। एब्सोल्युटली। एक चीज जो हमने देखा, जो इनका सवाल था उसमें बहुत क्लियरली उन्होंने बोला कि मैं पैसे बचा लूं और एक बाइक खरीदूं। हाँ। सो ये एक बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल हैबिट है। अगर यूजुअली हम देखें तो पहला एटीट्यूड ये होता है कि मुझे सैलरी आने वाली है, इंटर्नशिप की स्टाइपेंड आने वाली है, तो मैं लोन लेके बाइक ले लेता हूं, तो फिर ईएमआई का प्रोसेस चालू हो जाता है। तो ये स्मिथ, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आप अपनी बाइक के लिए सेव करना चाहते हैं, ना कि आप लोन लेना चाहते हैं। तो एक अच्छी हैबिट है, फाइनेंशियल हैबिट है। लोन्स नॉर्मली तभी लेना चाहिए जब आपके पास और कोई साधन नहीं हो और आपकी जो चीज खरीदनी है वो बहुत जरूरी है। अगर ऐसी कोई चीज होती है तब आप लोन खरीदने की फिर भी सोच सकते हैं, लेकिन बाइक जैसी चीज है वो आप अगर पैसे जमा करके खरीदते हैं तो वो आपके लिए बेटर होगा। अब जब बात करते हैं हम सेविंग्स की, कहां पे निवेश करें? वेल, अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो जब अभी हमने पहला सवाल पूछा कि पॉकेट मनी बचती ही नहीं है, बिल्कुल, तो सेविंग्स कहां से होगी? लेकिन जब इंटर्नशिप शुरू होती है तब इंटर्नशिप के जो पैसे आते हैं वो जितना वो बचा सकें, इट कुड बी इवन 50%। उन्हें जो अगर 7 या 8 हज़ार रुपए आ रहे हैं तो आई डोंट थिंक इनके खर्चे इतने हैं कि वो कि 50% नहीं बचा सके। तो वो चीज जब आप जब बचाते हैं तो वो आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। इन्वेस्टमेंट आप कहां करेंगे? आप कोई भी एक बैलेंस फंड से शुरू करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता, इक्विटीज थोड़ा टाइम लगता है समझने में, तो एक बैलेंस फंड से शुरू कर सकते हैं जिसमें 65% इक्विटी होता है, 35% डेट होता है। और उस प्रकार जैसे जैसे इन्हें थोड़ा समझ में आने लगे और एक फंक्शनिंग समझ में आने लगे कि क्या होता है, एनएवी क्या होती है, कब उनका वैल्यू बढ़ेगा, कब घटेगा, तब ये जाते हुए आगे और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। बस शुरू करने के लिए एक बैलेंस फंड ठीक रहेगा। लेकिन अप्रोक्सीमेटली इनको कितने का निवेश करना चाहिए आपके मुताबिक? और अगर हम ऐसे लेके चलें कि इन्हें 60-70 हज़ार की कोई बाइक लेनी हो तो कितना समय लग जाएगा पैसे जोड़ने में? वेल, अगर हम अगेन वी कमिंग टू प्रैक्टिकल पॉइंट बात करते हैं कि जब इनकी स्टाइपेंड शुरू होती है, सैलरी शुरू होती है, तो कोई खर्चे उसके साथ में बढ़ते नहीं है। एज अ स्टूडेंट इनफैक्ट जब उनको टाइम नहीं मिलेगा खर्चा करने के लिए तो ये पूरी स्टाइपेंड बचा पाएंगे। तो आइडियली इन्हें बाइक का अगर टारगेट है जिसका 50 या 60,000 रुपीज है, तो ये अगर पूरी स्टाइपेंड या 2-3 हज़ार रुपए माइनस कर लीजिए, आप मान लीजिए 5 या 6 हज़ार रुपए भी सेव करते हैं, तो 1 साल
के अंदर इनके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि बाइक डायरेक्टली खरीद सके। और अगर 1 साल के लिए निवेश करके इन्हें बाइक खरीदना है तो एक रिकरिंग डिपॉजिट इनके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, ना कि कोई बैलेंस फंड, ना कि कोई इक्विटी। तो जैसे इनकी स्टाइपेंड आने शुरू होती है 5,000 रुपए लगभग ये रिकरिंग डिपॉजिट शुरू कर दे और 1 साल बाद ये अपनी बाइक खरीदने लायक बन जाएंगे। तो स्मिथ, जब भी आपकी इंटर्नशिप लगे जल्द से जल्द अपने पैसों को निवेश कीजिए किसी बैलेंस फंड में और तब जाके आपका बाइक का सपना पूरा होगा। कोई फंड के नाम आप रेकमेंड करना चाहेंगे इनके लिए? वेल, जैसे हमने कहा कि अगर बाइक खरीदनी है 1 साल के अंदर तब रिकरिंग डिपॉजिट करें, और अगर थोड़ा लंबा अरसे तक इन्हें इन्वेस्टमेंट का एक स्ट्रक्चर बनाना है तो टाटा बैलेंस फंड है जिसमें वो निवेश करना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाटा बैलेंस फंड आपको रेकमेंड किया जा रहा है स्मिथ, जिसमें आप अपने बाइक के लिए पैसे जोड़ सकते हैं निवेश करके। उम्मीद करते हैं कि योर मनी के जरिए आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 1 साल के अंदर ये इतना कमा लेंगे या इतना जुटा लेंगे ताकि ये बाइक खरीद सके, तो ऐसे में अगर कोई लंबी अवधि का गोल हो तो हम अमूमन एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये क्या होती है और कैसे हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, लंबी अवधि के जो लक्ष्य होते हैं, उसमें अगर हम लगातार डिसिप्लिन मैनर से निवेश करते रहे तो हमें फायदा होता है, इस कॉन्सेप्ट का फायदा होता है? वेल, कविता, अगर मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझना है तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए एक इंसान ने 1,000 रुपया हर महीने का निवेश करना शुरू किया है और ये 30 साल के लिए निवेश कर रहे हैं। अगर 30 साल में अगर हम देखते हैं कि एक ऐसा कोई फंड चूज करते हैं जिनमें इन्हें 14% का रिटर्न मिलेगा, सालाना 14% रिटर्न मिलता है, तो ये 1,000 रुपए ये जाके 30 साल बाद कितने बन जाएंगे? तो हम बात करते हैं उन्होंने 3,60,000 निवेश किया है, 30 साल तक 12,000 रुपए हर साल का। ये अमाउंट 14% कंपाउंड होते होते ये 54 लाख बन जाता है। अब आप सोचेंगे कि 1,000 रुपया निवेश करने से 54 लाख रुपया आपको 30 साल बाद कैसे मिलता है? तो दिस इज नथिंग बट पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो छोटा निवेश भी एक बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। यानी मुनाफे पर आप मुनाफा कमाते हैं। एब्सोल्युटली। आपने जो रिटर्न कमाया है वो रिटर्न वो तो आपके प्रिंसिपल पर रिटर्न हो गया और रिटर्न पे रिटर्न भी आपको अगले साल से मिलना शुरू हो जाता है। सो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो एटीट्यूड ये होना चाहिए कि जैसे आपकी फर्स्ट इनकम आती है, जो भी अमाउंट आप बचा सकें। अगर हम देखें तो इनकम टैक्स आपके टीडीएस तो कटता ही है। क्या कोई इंसान कुछ भी कर सकता है? उसका नहीं कर सकता, क्योंकि हमें सरकार को टैक्स देना है और टीडीएस कट के ही आपको आपकी सैलरी हाथ में आती है। क्यों ना हम ऐसा सोचे कि हमारा 10% टीडीएस नहीं कट के हमारा 20% कट रहा है और 10% हम फोर्सेबली हमारी तरफ से ही सेव करें। अगर हम इस तरह की हैबिट बनाते हैं तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग, स्टार्टिंग अर्ली, ये सारे बेनिफिट्स एक इंसान को मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो यानी अपने निवेश की शुरुआत जल्द से जल्द कीजिए। आपकी पहली कमाई में से ही आप 10% निवेश के लिए साइड में रख दीजिए और तब जाके अपने गोल्स लाइन अप कीजिए। शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, सभी गोल्स आपके पूरे हो सकते हैं अगर आप जल्द से जल्द निवेश की शुरुआत करते हैं। तो इसी नोट पे योर मनी में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लेंगे और भी दर्शकों के सवाल। बने रहे हमारे साथ। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। हमारे साथ फोन लाइन पर गौरव जुड़ चुके हैं। नमस्कार गौरव, बताएं कहां से बोल रहे हैं, क्या करते हैं आप? I'm calling from Delhi. Actually, I'm a CA pass out. I'm working in Genfat right now. अच्छा, बताइए आपने योर मनी के जरिए किस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी है अपनी? Actually, मैंने जो क्वेश्चन पोस्ट किया है उसमें I've mentioned 5 mutual funds over there. So I just wanted to know that whether the mutual funds जो मैंने ऑप्ट करे हैं those are appropriate for the goals or not. मतलब goals are basically the wealth acquisition, nothing specific as such. आपने अपना लक्ष्य तय नहीं किया है और आपने 6 महीने पहले ये निवेश की शुरुआत की है। कुल मिला के हर महीने आप कितना निवेश कर रहे हैं? It's 5,000 in per mutual fund and comprising of 30,000 per month. चलिए, 30,000 रुपए आप हर महीना निवेश कर रहे हैं और आपने ये निवेश 10 साल तक रखना है Approximately. ठीक है। और 10 साल के बाद कोई खास लक्ष्य नहीं है आपका जहन में? It's only the wealth appreciation for the different future needs basically. आपकी उम्र क्या होगी? It's 30 years. ठीक है। सबसे पहले तो फंड सिलेक्शन पर हर्ष, मुझे आपकी राय चाहिए। मेरे ख्याल से इन्होंने खुद रिसर्च करके ये फंड, ये स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं और कोई गोल नहीं है इनका। हालांकि बोल रहे हैं कि वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से ही चाहते हैं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन एज अ स्टार्ट फंड्स कैसे हैं? वेल, अगर मैं बात करूं कविता इनके पोर्टफोलियो की, जो फंड की स्कीम्स हैं वो स्कीम्स अच्छी हैं। ओके। एक और थोड़े ऑब्जर्वेशंस हैं गौरव जो मैं आपके पोर्टफोलियो के लिए करना चाहूंगा।
एक है कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप महीने के 30,000 रुपए निवेश कर रहे हैं, लेकिन आपने जो नंबर ऑफ स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में लिमिट कर रखी है वो 5 और 6 या 5 या 6 कर रखी है। यूजुअली हम देखते हैं जब आप कोई भी इन्वेस्टर है, इंडिविजुअल्स जो आते हैं, वो अगर 25-30 हजार रुपए निवेश कर रहे हैं तो उनके पोर्टफोलियो में 10 या 15 स्कीम्स हो जाती हैं। तो ये चीज आपने बहुत अच्छा किया है कि आपने ये रिस्ट्रिक्ट कर रखा है और अच्छी स्कीम सिलेक्ट की है। साथ ही यहाँ पर मैं तवज्जो देना चाहूंगी, इन्होंने SBI मैग्नम ग्लोबल फंड भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रखा है। तो गौरव, आप फोन लाइन पर हैं हमारे साथ? तो आपने खुद रिसर्च की है या आपने प्रोफेशनल हेल्प से ये पोर्टफोलियो बनाया? एक बार मैं कंफर्म करना चाहूंगी। मैंने खुद रिसर्च करी है और CNBC के मैं रेगुलर व्यूअर हूँ। अच्छा। एंड आई ऑल्सो रेड आउट थ्रू गूगल एंड ऑल दैट। अच्छा। तो मैंने वहां से सर्टेन पैरामीटर्स सिलेक्ट करने के बाद फिर मैंने इसको बेसिकली सिलेक्ट किया था। तो मतलब आई पर्सनली थिंक मैंने काफी बेस्ट फंड सिलेक्ट करने में, मतलब मैंने अपने आप को आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, बट आई वांटेड टू have an expert advice on it whether I have selected the best fund or still there is some ठीक है, फंड्स तो आपके अच्छे हैं लेकिन कुछ ज्यादा हैं, तो यहाँ पर आप इन्हें कहाँ रिवैम्प करने की या रीशफल करने की सलाह देंगे? वेल कविता, अगर हम देखें तो नंबर ऑफ स्कीम्स जो हमने बात की 5 या 6 हैं, विच इज फाइन। अगर 5 होती तो और भी बेटर, लेकिन 6 है तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम फंड्स इंडिपेंडेंटली देखें वो स्कीम्स भी अच्छी हैं। अगर हम बात करें कि इन्होंने जिस प्रकार से इसे एलोकेट किया है, लार्ज कैप में है, मिड कैप में है, सो गौरव वहां पे एक थोड़ा सा छोटा ऑब्जर्वेशन ये है कि आपके जो वेटेज है वो ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप्स की तरफ है कंपेयर टू लार्ज कैप, बट ये कोई बहुत क्रिटिकल लेवल पे नहीं है कि आपको कुछ बहुत चेंजेस करने की जरूरत है। वेल आई थिंक आपका पोर्टफोलियो जैसा है वैसा आप कंटिन्यू करिए। आपको फिलहाल कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ रिड्यूस करना है, ना ही कुछ कोई स्कीम चेंज करनी है। आप इसे कंटिन्यू करिए और 2 साल में एक बार ये सब अपनी स्कीम्स। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा? वेल अगर हम 10 इयर्स की बात करते हैं तो रिटर्न्स जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो अबाउट 12 to 15%। तो ये एक एस्टिमेशन करके चल सकते हैं, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक वॉलेटाइल फेज है मार्केट का, तो SIP के जरिए जब ये कर रहे हैं तो इन्हें वो वॉलेटिलिटी की भी डर नहीं है, और 10 इयर्स के जो टाइम होराइजन इट इज रीजनेबली गुड। चलिए गौरव, भले ही आपका लक्ष्य वेल्थ क्रिएशन का हो, आपके फंड्स अच्छे हैं, अगर आप और निवेश करने का मन बना रहे हैं, निवेश को बढ़ाने का मन बना रहे हैं, तो इन्हीं फंड्स में कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि योर मनी के जरिए आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी है सवाल जवाब का ये सिलसिला। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। हमें राजस्थान से अनुराग ने अपना सवाल ईमेल के जरिए भेजा है और ये कह रहे हैं कि इन्होंने 15 साल के लिए निवेश किया हुआ है कुछ फंड्स, जो कि मिरर एसेट, इमर्जिंग ब्लू फंड, रिलायंस गोल्ड सेविंग, रिलायंस फार्मा, SBI फार्मा और सुंदरम सिलेक्ट मिड कैप इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हुए हैं। कुल मिला के कुछ 10,000 का निवेश करते हैं ये हर महीना SIP के जरिए। फंड सिलेक्शन कैसा है जानना चाहते हैं योर मनी के जरिए। हम जानते नहीं है हर्ष यहाँ पे कि ये बाजार के कितने जानकार है, लेकिन इन्होंने फार्मा फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हुए हैं जो कि सेक्टोरियल फंड है। अमूमन हम कहते हैं कि नए निवेशक को सेक्टोरियल फंड से दूर रहना चाहिए, लेकिन अनुराग को कितनी जानकारी है इस सेक्टर के बारे में हमें नहीं पता। ओवरऑल फंड सिलेक्शन आपको कैसा लगता है, और साथ ही उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है तमाम फंड्स को, वो कैसा है? वेल कविता, अगर हम देखें इनका टारगेट जो है उन्होंने 15 साल का टाइम होराइजन दिया है। अगर हम 15 साल की बात करते हैं तब आप एक जनरली एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं, क्योंकि कोई भी सेक्टर है उसका एक पीरियड होता है, एक अच्छा फेज आने वाला है, कोई न्यूज आने वाली है, तब आप सेक्टर्स में निवेश करते हैं। अगर हम बात करें इनके पोर्टफोलियो, तो मेरे ख्याल से इन्हें पूरा ओवरऑल करना चाहिए, क्योंकि हम देखें इनके पास 2 मिड कैप स्कीम्स हैं, 2 सेक्टर फंड्स हैं जो फार्मा फंड है, और 1 गोल्ड सेविंग स्कीम है। सो इनके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं है और 10,000 रुपए हर महीने का कर रहे हैं। वेल मेरा सुझाव अनुराग आपके लिए ये रहेगा कि ये 10,000 रुपए आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए। आप फार्मा फंड चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार आप अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। 10,000 रुपए जो आप निवेश कर रहे हैं उसमें 3,000 रुपए आप डालिए ICICI फोकस्ड ब्लू चिप फंड में, दूसरे 3,000 आप निवेश करिए बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में, 2,000 आप कंटिन्यू करिए अपना सुंदरम सिलेक्ट मिड कैप फंड में, 1,000 जो आप SBI फार्मा फंड में कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और रिलायंस गोल्ड फंड में जो आपका बाकी का 1,000 है वो कंटिन्यू करिए। ये पोर्टफोलियो आप 2 साल बाद एक बार रिव्यू करें, बेटर होगा। चलिए, तो आपको कि ये कुछ फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने हैं और निवेश को आप बढ़ाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज शो पर आने के लिए, और योर मनी में इतना ही। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो अपना सवाल कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आप ट्विटर ID @kavita या फिर हमारे ईमेल ID mf@moneycontrol.com पर भेज सकते हैं। नमस्कार।